डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में। तो अभी तक हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा और बेसिस के बारे में भी पढ़ा, ठीक है, डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने। तो थोड़ा सा रिकॉल करूंगा, कल के जो लेक्चर में मैंने आपके साथ क्या बोला था बेसिस के बारे में। मैंने बोला था कि बेसिस जो होते हैं, बेसिस आर दो सब्सटेंसेज विच रिलीज OH नेगेटिव आयन्स, जिन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। या हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि बेसिस आर दो सब्सटेंसेज विच एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। बेसिस बिल्कुल अपोजिट होते हैं एसिड्स के। तो इसी तरह जैसे मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड होता है, इसी तरह बेसिस में भी हमने कल बोला था देयर आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, देयर आर वीक बेसिस। तो कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में भी पढ़ा था। उसमें मैंने आपसे बोला था जो बेसिस होते हैं दे हैव बिटर टेस्ट, दे फील सोपी इन टच और दे आर सोपी इन टच, एंड बेसिस ऑल्सो टर्न रेड लिटमस ब्लू। लेकिन एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बिल्कुल अपोजिट एसिड्स का होता है। और बेसिस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशंस। तो थोड़ा सा हमने फिर ये भी बोला था जो बेसिस होते हैं दे आल्सो रिएक्ट विथ मेटल्स, जिस तरह एसिड्स रिएक्ट मेटल्स के साथ करते हैं। तो बेसिस जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सिंपली हमने कहा था कल कि बेसिस जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म सॉल्ट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसी तरह मैंने बोला था बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स, बेसिस जो होते हैं एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो वहाँ पर वो क्या बनाते हैं, वो वहाँ पर सॉल्ट बनाते हैं और उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो थोड़ा सा बेसिस के बारे में एक और रिएक्शन जो हम ऐड करेंगे, एक और प्रॉपर्टी में जो हम ऐड करेंगे वो ये होता है कि रिएक्शन ऑफ बेसिस। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ बेसिस या रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ये जो बेसिस होते हैं ये रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ। जिस तरह कल मैंने बोला था एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स, और यहाँ पर हम बेसिस की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपके साथ ये बोल रहा हूँ कि बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, यानी बेसिस जो होते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। जब भी बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द सॉल्ट्स एंड वाटर। यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, CaOH होल ट्वाइस। इसको मैंने यहाँ पे रिएक्ट करवाया है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है। ये आपको समझना है, क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन एक नॉन मेटल है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये ऑक्साइड जो बनता है ये नॉन मेटेलिक इन नेचर है या नॉन मेटेलिक है। जब कभी भी बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है, इसने रिएक्ट किया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जो यहाँ पर CO2 है। तो हमें क्या मिला, वी गेट हियर CaCO3। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट जो एक सॉल्ट है प्लस वाटर। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन यहाँ पर होती है, यानी यहाँ पर ये बेस है और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो हमें क्या मिला, साल्ट प्लस वाटर। ये क्या हमें दिखाता है, जिस तरह मैंने कल बोला था जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ फिर वो साल्ट्स बनाते हैं और वाटर प्रोड्यूस होता है वहाँ पर। तो हम कहते हैं कि जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये रिएक्शन बेसिस में होती है तो यहाँ पर ये हम कहते हैं कि दिस रिएक्शन शोज दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्योंकि आपको याद रखना है जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, ठीक है। क्योंकि कल मैंने बोला था जब एसिड ने मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया वहां पर भी सॉल्ट बना, तो वहां से हमें पता चला कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, यहां पर बेस हमारे सामने है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया। जब इसने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ यहाँ पर रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, हमें एक सॉल्ट मिला, ठीक है, और वाटर प्रोड्यूस हुआ। लेकिन यहाँ पर ये बात दिखाता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि सॉल्ट कब बनता है, असल में सॉल्ट तब बनता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। अगर ये बेस है तो इसने एक्ट किया एज एसिड। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है दैट दिस रिएक्शन शोज दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। मुझे लग रहा है ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कुछ, अब आप यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इट इज़ नाउ क्लियर। अब यहाँ हम नीचे नहीं पढ़ेंगे बल्कि थोड़ा सा हम लेफ्ट की तरफ आप जाइए। तो यहाँ पर हमने एक और टॉपिक को टच किया है। असल में यहाँ पे टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, पीएच स्केल, यानी आपकी इस
चैप्टर के अंदर एक और टॉपिक है जो पीएच स्केल के नाम से यहाँ पे टाइटल्ड है। तो थोड़ा सा उसका कंसेप्ट आपको मैं क्लियर करवाना चाहूँगा। आज हम ये टॉपिक भी यहाँ पर ऐड करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि हाउ वी डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑन पीएच स्केल। असल में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिटेल्ड व्यू देना चाहूँगा अबाउट द पीएच स्केल। डियर स्टूडेंट्स, यू आर अवेयर, ये हमारे पास जो वाटर होता है, जो H2O जिसकी केमिकल फार्मूला है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जब हम वाटर आयोनाइज होता है, दैट मीन जब वाटर ब्रेक होता है, तो ये हमें दो चीज़ देता है। इट गिव्स अस H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, एंड OH नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। अगर हम प्योर वाटर की बात करेंगे, प्योर वाटर जिसमें कोई मिनरल ऐड नहीं हुआ होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन दे आर इक्वल। अगर प्योर वाटर की बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन्स और हाइड्रोक्साइड आयन्स जो होते हैं ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो प्योर वाटर हम कह सकते हैं दैट इज नीदर एसिडिक, ना वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, बट इट इज न्यूट्रल। तो आपको याद रखना है प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन बराबर होते हैं। तो वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, बल्कि क्या होता है? प्योर वाटर इज ऑलवेज ए न्यूट्रल सब्सटेंस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चूंकि पीएच की बात आई, तो पीएच हम इसमें पढ़ रहे हैं, पीएच स्केल। ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर हम एसिडिक सॉल्यूशंस की बात करेंगे, सो एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं दे हैव एक्सेस हाइड्रोजन आयन्स। अगर हमारे सामने कोई इससे हमारे पास कोई एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो उसमें क्या बात होगी? उसमें जो हाइड्रोजन आयन्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। सो एसिडिक सॉल्यूशंस हैव हाइड्रोजन, दे हैव एक्सेस हाइड्रोजन आयन्स। ये आपको याद रखना है, एसिडिक सॉल्यूशंस हैव एक्सेस हाइड्रोजन आयन्स। लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड आयन्स उनमें होते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा क्या होता है? उनमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। आपको याद रखना है एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं दे हैव एक्सेस हाइड्रोजन आयन्स, दे आल्सो कंटेन सम हाइड्रोक्साइड आयन्स। सिमिलरली अगर बेसिस की बात करेंगे या बेसिक सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो उनमें एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन्स भी होते हैं। तो एसिडिक सॉल्यूशंस होंगे या बेसिक सॉल्यूशंस होंगे, याद आपको रखना है कि एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन्स होते हैं ज़्यादा और हाइड्रोक्साइड आयन्स भी होते हैं, लेकिन कम होते हैं। इसी तरह बेसिक सॉल्यूशन या बेसिस की बात करेंगे तो उनमें हाइड्रोक्साइड आयन्स ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोजन आयन्स भी होते हैं। ये आपको याद रखना है। इन 1909 सोरेनसन, ही वॉज अ साइंटिस्ट, हम कह सकते हैं, ही डिवाइज्ड ए स्केल, उसने एक स्केल तैयार की है जिस स्केल की बदौलत हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एसिड्स और बेसिस को, ठीक है। सो ही डिवाइडेड ए स्केल ऑन विच वी कैन रिप्रेजेंट, जिस पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एसिड्स और बेसिस को। ये आपको याद रखना है। Sorensen in 1909 he devised a scale on which we can represent the strength of acids and bases, ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन असल में है क्या? बाय मेकिंग द यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को लेकर हमें यहाँ पर सोरेनसन ने एक स्केल दी है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस पर हम दिखा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। अब उसने क्या बोला? He linked the hydrogen ion concentration of acids and bases to simple numbers 0 to 14 on a pH scale। जो उसने pH स्केल बनाई उस पर उसने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को लिंक किया सिंपल नंबर्स के साथ 0 to 14। जो 0 to 14 उसने नंबर्स लिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को इसी के साथ उसने लिंक किया अपने पीएच स्केल पर, क्योंकि पीएच का मतलब ही हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन स्केल, ठीक है। अब पीएच होता क्या है ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पर पीएच की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा है द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन इट। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को यहाँ पर। पीएच होता क्या है? द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन इट। यानी किसी भी सॉल्यूशन का पीएच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन इट। उसका मतलब ये होता है कि ए सॉल्यूशन हैविंग ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन्स ज़्यादा होंगे उसका पीएच वैल्यू कम होगा। क्यों? क्योंकि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। सीधी सी बात है, जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन्स ज़्यादा होंगे उसका पीएच वैल्यू जो होगा वो कम होगा, दैट इज वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। क्योंकि जितने हाइड्रोजन आयन्स ज़्यादा होंगे उतना वो सब्सटेंस क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। एंड वाइस वर्सा, अगर उसमें हाइड्रोजन आयन्स कम होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन्स ज़्यादा होंगे, तो उसका पीएच ज़्यादा होगा, ठीक है।
अब ये जो पीएच स्केल सोरेनसन ने डिवाइस की 1909 में, तो उसमें उसने क्या किया, जो पीएच स्केल हैज़ वैल्यूज़, उसमें उस मतलब वैल्यूज़ दिए हैं, नंबर्स दिए हैं फ्रॉम 0 to 14। पीएच स्केल उसने बनाए, उसमें वैल्यूज़ है कहाँ से, 0 to 14 से। और आपको एक बात याद रखनी है, तो पीएच है, इट हैज़ नो यूनिट्स, यानी ये कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसका इन यूनिट, या जिस तरह हम बोलते हैं एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर वगैरह ऐसा। सो दिस इज़ ए यूनिटलेस क्वांटिटी। तो यहाँ पर सीधा पॉइंट आपको याद रखना है कि pH scale जो है that has the value of numbers from 0 to 14, and this pH scale has no units according to the rules of pH scale। अब pH scale के रूल्स के मुताबिक हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस बोर्ड पर थोड़ा सा मैंने लिखा है, जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ pH scale, यानी pH scale रूल्स के मुताबिक हम क्या कहते हैं, हम किस पॉइंट पर आते हैं, ठीक है, आउटकम क्या निकलता है। हम ये कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस हैव पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7, यानी जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं उनका जो पीएच होता है वो 7 के बराबर होता है। यानी जो भी कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसका जो पीएच होगा दैट्स इक्वल टू 7। दैट मीन्स यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है प्योर वाटर की, क्योंकि जो प्योर वाटर है वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 के बराबर होता है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ, एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशंस यानी पीएच स्केल के हिसाब से एसिडिक सॉल्यूशंस में क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन जो होंगे एज पर द रूल्स ऑफ पीएच स्केल दे हैव पीएच लेस देन 7, यानी एसिडिक सॉल्यूशंस का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। अब वो एसिडिक सॉल्यूशंस जिनका पीएच 4, 5 और 6 होगा उनको हम वीक एसिड्स कहेंगे, और वो एसिडिक सॉल्यूशंस जिनका पीएच 0, 1, 2 और 3 होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे या इस ग्रुप में आते हैं, ठीक है। इसी तरह हम बेसिस की बात करेंगे या बेसिक सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ये जो बेसिस होते हैं या बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनका जो पीएच होता है वो मोर देन 7 होगा, ये आपको याद रखना है। सो एसिड्स का जो पीएच है, अब यहाँ से पता चल रहा है 0 to 6 आता है। अब 7 जब हम बात करते हैं, जब किसी चीज़ का हम बोलते हैं कि इसका पीएच 7 है, वो न्यूट्रल कहलाता है। लेकिन जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनका जो पीएच होता है वो मोर देन 7 होता है। अब यहाँ पर एक और बात ऐड हो रही है कि बेसिक सॉल्यूशंस, वो बेसिक सॉल्यूशंस जिनमें पीएच 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा या 14 होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाएंगे। इसी तरह बेसिक सॉल्यूशंस जिनमें पीएच 8, 9 और 10 के बराबर होगा वो वीक बेसिस कहलाएंगे। यहाँ पर ये जो स्केल मैंने बनाई है, आप इसको पीएच स्केल कंसिडर कीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा है जिन सॉल्यूशंस का पीएच 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा उन सॉल्यूशंस को हम क्या किस में रखते हैं, वी प्लेस देम इन द ग्रुप ऑफ एसिड्स, यानी वो एसिड्स में आते हैं। अब जिस सॉल्यूशन का पीएच या जिस सब्सटेंस का पीएच 7 के बराबर निकलेगा, एग्जैक्टली 7 होगा, वो न्यूट्रल कहलाएगा। और जो सॉल्यूशंस जिनका पीएच 8, 9, 10, 11, 12, 13 या 14 होगा वो बेसिस में आएंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको ये क्लियर होना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पर आपको ये समझाने की। I hope you might have understood it. Thank you very much. I will meet you with you in the next lecture. Thank you very much.